Focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक चर्चा है जिसे हम थोड़ा लंबा ले गए। पिछले हफ्ते हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से जीएसटी, रेरा और अन्य जो चीज़ें इस समय रियल एस्टेट सेक्टर में हो रही है, चाहे फिर प्रधानमंत्री रोजगार आवास योजना हो या फिर बैंक्स की तरफ से घटते हुए इंटरेस्ट रेट हो, ये सब किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर को बदल रही हैं और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हो रहा है। यानी ऐसे खरीदार जो पिछले कई सालों से शायद रुक कर बैठे हैं कि कुछ माकूल वक्त आएगा तो घर खरीदेंगे, तो उनके लिए अब क्या निकल कर आ रहा है। तो हमारा पूरा पैनल इस हफ्ते भी मौजूद है। हमारे दो प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब और मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमारे जीएसटी गुरु मणि साहब भी हमारे साथ इस हफ्ते भी इस कार्यक्रम में शामिल है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो असलम साहब, पिछले हफ्ते हमने जो बातचीत की उसमें पूरा जोर था कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरा है बैंक्स का इंटरेस्ट रेट जो लगातार कम है। और अब तो खबरें ये भी हैं कि सरकार अभी भी आरबीआई को थोड़ा सा कन्विंस कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और घटाया जाए। होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर घटते हैं तो शायद थोड़ा और बेहतर समय आएगा। आपको क्या लगता है? दो चीजें, एक तो पीएमएवाई और दूसरा जो मौजूदा दर है, जो आप क्वालिफाई करें चाहे ना करें उसके लिए, ये एक बहुत ही सही वक्त बनाता है कि अब आप अगर घर खरीदने का डिसीजन अभी तक होल्ड करके बैठे हैं तो अब उस पर आगे बढ़ जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, आज की डेट में जितना उसके लिए बात हो रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो कंज्यूमर आज सब कंज्यूमर्स को ये न्यूज़ मिल रहा है, उन तक ये मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रहा है कि आज उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और उनको साथ साथ सब्सिडी भी मिल रही है। डेवलपर्स की जो टीम है वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड है कि उनको अच्छी तरह समझा सके कि वो इस डबल वैमी का कैसे फ़ायदा उठा सके। तो जो उनकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो भी इस तरफ जा रहे हैं। तो डेवलपर आज की डेट में रेडी हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में देने के लिए, और बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है इसमें। तो अगर इसका अच्छी तरह फ़ायदा उठाया जाए, जो लोग अभी तक अपना होल्ड करके बैठे थे बाय करने का, वो उनको फ़ौरन इस चीज़ में उतर जाना चाहिए, मार्केट में जाके नेगोशिएट करना चाहिए, मिलना चाहिए, साइड विजिट्स करने चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा है और फ्यूचर में ये और बेहतर से बेहतर ही होने वाला है। तो बस उसमें एक यही कॉशन यही रहता है कि जितना जल्दी वो लोग अपना जिन्होंने डिसीजन लेना है वो लें, बिकॉज एक बार जब मार्केट पूरा हो जाएगा, और जिससे पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी कि अगर डेवलपर्स अपनी इन्वेंट्री निकालना थोड़ा कम करेंगे या थोड़ा रोकेंगे फॉर डिफरेंट रीज़न, तो उस टाइम प्राइजेस फिर वापस ऊपर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज की डेट में अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी है, बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट रेट कम है, तो डेवलपर्स की तरफ से भी आज आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स हैं। तो मुझे लगता है ये एकदम राइट टाइम है कंज्यूमर्स के लिए, जो बाय करने का सोच रहे थे इतने सालों से, वो अब जाएं और बाय करें। आप क्या कहेंगे, इसमें क्या चीज जोड़ेंगे? ये बात तो सही है कि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो अभी तक थोड़ा लग्जरी पे अपना फोकस करते थे, वो भी छोटे यूनिट्स के साथ अब आ रहे हैं और इसका फायदा ये हो रहा है कि शायद लोगों की पहुंच में वो घर आ सकते हैं। मुंबई की बात करूं तो 1 करोड़ से ऊपर कुछ सुनाई नहीं देता था, या दूसरे शहरों को भी अगर उसी अनुपात में हम बात करें, लेकिन अब मुंबई में भी 50-60 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है या रियलिटी, या जब आप एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो काफी ऊपर निकल जाएगी, या नहीं वास्तव में सस्ते घर अब आ रहे हैं क्योंकि साइज छोटा कर दिया है डेवलपर्स ने और उनकी कोशिश है कि वो जो तमाम दूसरी योजनाएं उनके अंतर्गत लोगों को घर दें? देखिए, बहुत वृहद सा पैमाना है ये। अभी दरअसल यहाँ बैठे बैठे मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ गया जो कि किसी डेवलपर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है 40 लाख के घर का मुंबई के अंदर। जी हाँ, ऐसे क्योंकि तो कई एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ, तो कई दफ़े जब बहुत अच्छा कुछ या मन माफिक दिखने लगता है तो यकीन नहीं होता है लेकिन ये रियलिटी है कि धीरे धीरे बिल्डर्स जो हैं अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें छोटे साइज के या कम बजट वाले मकान बनाने होंगे। अफोर्डेबल बड़ा कंफ्यूजिंग सा टर्म होता है, इसलिए मैंने कम कहा जी। तो ये सप्लाई साइड तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाई जा रही है। हमारी पिछले हफ्ते की चर्चा में भी इस पे बात हुई थी कि जीएसटी से या दूसरे अलग लेजिस्लेशन से लगातार सप्लाई साइड को हम अच्छी तरह रेगुलेट कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि डिमांड साइड जो हमारी है वो भी एक्टिव हो जाए। तो हम हमेशा से जानते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्टिवेट नहीं हो पाती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं।
मुझे एक बहुत अच्छा इंडिकेशन इन दिनों दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम लगातार बात करते रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारे काम तो हुए, लेकिन जॉब क्रिएशन पे काम नहीं हुआ। हाँ जी। तो जॉब क्रिएशन नहीं हुई। अगर जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है तो लोगों की बड़े परचेजेस करने की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है, या वो करना नहीं चाहते। पर पिछले दिनों ये सुनाई पड़ रहा है, वर्ल्ड बैंक का भी एस्टिमेट आया है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी 7% प्लस पे ग्रो करेगी। ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। हालांकि आप ये हमेशा कह सकते हैं कि इससे हर कोई तो मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, लेकिन एक मैक्रो लेवल पे जब सुदृढ़ता आती है तो उससे अपने आप जॉब क्रिएशन या डिस्पोजेबल इनकम की इंक्रीज होने की चांसेस होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशंस बन रही हैं, सप्लाई साइड को हम अच्छी तरह रेगुलेट करना हमने शुरू कर दिया है। 1-1.5 साल में हम डेफिनेटली देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो चुका होगा मार्केट का। लेकिन अब मैं समझता हूँ डिमांड साइड भी तैयार हो रही है। तो अब पिछले काफ़ी समय से डिमांड साइड बहुत ज़्यादा भयाक्रांत थी और पैसे होते हुए भी लोग नहीं खर्च करना चाहते थे। वो स्थिति अब धीरे धीरे मिटिगेट हो रही है। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं समझता हूँ मकान खरीदने का टाइम या ये पूरा एनवायरनमेंट जो इस इंडस्ट्री का जो डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों हैं, ये तैयार हो जाएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इट्स वेरी लाइकली कि ये मार्केट बहुत अच्छा होने वाला है। आप रेरा ले लें, जीएसटी ले लें या दूसरे सारे रेगुलेशन जिनकी हम बात कर चुके हैं, पीएमएवाई डिमांड साइड के लिए है, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह क्लोज आ रहे हैं। मैंने पहले एक दफ़े कहा था कि 2017 को हम शायद आज से 10 साल बाद उस तरह याद करेंगे जैसे हम इंडियन इकोनॉमी के लिए 1992 को याद करते हैं। ये इतनी सारी एक्टिविटीज और इस चेंजेस आई हैं 2017 में, ये एक लैंडमार्क या वाटरशेड ईयर हो सकता है आगे चल के। मणि साहब, पिछले हफ्ते आपने जिक्र किया था कि डेवलपर्स पे भी इस वक्त भारी प्रेशर है बैंक की तरफ से कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को या तो कंप्लीट करें या फिर जो भी हो उनके पोजीशन। तो क्या इससे भी हम माने कि आपको एक अच्छा कंड्यूसिव माहौल मिलेगा? क्योंकि पहले डेवलपर्स होल्ड कर लेते थे, प्रोजेक्ट आधा बनाया, बुकिंग्स नहीं आए तो रख के बैठ जाते थे और यही कारण होता था कि खरीदार फ्रस्ट्रेट होता रहता था। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन गया है, बैंक का ये प्रेशर भी एक एडिशनल फैक्टर बनेगा कि ये काफी हद तक बायर्स मार्केट बने। बिल्कुल, मेरे हिसाब से हमें सारे फैक्टर साथ में देखने हैं। बैंक की जो फैक्टर है वो डेफिनेटली एक फैक्टर है। उसके साथ में जीएसटी अगर लागू हो रही है अभी 1 जुलाई से रियल एस्टेट के ऊपर और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के ऊपर, बहुत से बिल्डर्स की कोशिश ये रहेगी कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को उसके पहले कंप्लीट कर दें। अब अगर उन्हें कंप्लीट करना है तो इमीडिएटली उसको फिर सेल्स भी उसकी स्टार्ट करनी है। कुछ सालों के पहले मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स की जो सेल होती थी वो होती थी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज, और रेरा में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रावधान है जहां पर प्रोजेक्ट्स अगर वक्त पे कंप्लीट नहीं होती है उसकी जो पेनल्टीज हैं वो काफी स्टिफ हैं। अब इसकी वजह से मुझे जो लग रहा है जीएसटी के वजह से प्राइमरीली ज्यादातर जो मार्केट है वो शिफ्ट हो जाएगा रेडी अपार्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बायर जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो जाके अपना अपार्टमेंट देखें, सेलेक्ट करें और खरीद लें। टू दैट एक्सटेंट एक अपार्टमेंट परचेज का जो डिसीजन रहेगा वो जीएसटी के आने के बाद में इट विल बिकम वेरी सिमिलर टू बाइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहां पर आप जाके मार्केट में प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, प्रोडक्ट को टच एंड फील करते हैं, उसके बाद में प्राइस के नेगोशिएशन करते हैं, देखते हैं डिस्काउंट कहाँ ज्यादा मिलेगी, उसके बाद में आप खरीदते हैं। ये जो सिचुएशन है ये आज तक इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में आई नहीं है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ जीएसटी और बाकी जो सारे फैक्टर्स आपने बताया। शायद हम उस माहौल में जा रहे हैं जहां पर रियल एस्टेट विल ऑल्सो बिकम अ टच एंड फील प्रोडक्ट। आप जाके चेक करेंगे अपार्टमेंट को, जो अमेनिटीज प्रॉमिस की हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल हैं या भविष्य में अवेलेबल होंगी, उसको भी चेक करेंगे, फिर आप नेगोशिएट करेंगे, फिर आप खरीद लेंगे। और जब आप रेडी प्रोजेक्ट खरीदेंगे उसके ऊपर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कोई जीएसटी नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से जैसा सारे पैनलिस्ट ने कहा था, we are moving to a very big change in the real estate market, in the manner in which real estate is sold and in the manner in which real estate is bought. असलम साहब तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं मणि साहब की। क्या हम वाकई में उस दौर में चले जाएंगे बिकॉज ऑफ रेरा और जीएसटी, क्योंकि दोनों अब एक साथ आ रहे हैं, जहां पर अब रेडी इन्वेंट्री
पे भी फोकस होगा? मतलब खरीदार तो ठीक है, लेकिन बिल्डर को भी उसी में फायदा नजर आएगा, क्योंकि रेरा के अंतर्गत भी देखिए आपको सारे परमिशंस पहले लाने हैं, सब कुछ पहले लाना है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जीएसटी थोड़ा सा आपको पुश करता है कि रेडी इन्वेंट्री शायद सस्ती पड़ेगी क्योंकि उस पर टैक्स नहीं होगा। तो क्या एक ऐसे मार्केट का उद्भव एडवेंट हम देखेंगे जहां पर थोड़ी सी जो सोच है या थोड़ी सी अप्रोच है वो रेडी इन्वेंट्री की तरफ जाएगी? देखिए, बहुत आइडियल सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो जाए कि जहां पे आपको रेडी प्रॉपर्टी मिले। बट मुझे लगता है कि देखिए, जो अभी जीएसटी आने से पहले या रेरा आने से पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे या जो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी वो कुछ स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो उनके रेडी होने तक के लिए तो बात हो सकती है। लेकिन अगर आप वैसे बात करें कि आगे फ्यूचर में इस तरह से होगा तो वो थोड़ा मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि जहां आपको रेडी प्रोडक्ट मिले, बिकॉज एक बहुत बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट वहां पर आ जाता है। बिकॉज अगर आपको अपना एक पूरा प्रोजेक्ट एक डेवलपर को कंप्लीट करना है उसके अपने फंड से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आज की डेट में अगर एक डेवलपर प्लान करता है तो वो लैंड में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन फंडिंग लेता है, और उसका जो ये कंस्ट्रक्शन फंडिंग का इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें जो उसने लिया है उसका इंटरेस्ट, जो उसका अपना कॉस्ट डाला है उसका इंटरेस्ट, वो कस्टमर को जो सेल कर पाता है और उसके जो इंस्टॉलमेंट आते हैं मोस्टली उससे सर्विस होता है, या कस्टमर ने बैंक लोन लिया और बैंक से वो पैसा आ रहा है, तो उस चलते वो अपने प्रोजेक्ट बना सकता है। और सारे डेवलपर्स आप देखिए, बड़े डेवलपर या एस्टैब्लिश डेवलपर या जो नए डेवलपर्स भी हैं, सबके एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो उस स्थिति में अगर आपको 5-6 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं ऑन योर ओन मनी, या तो आप फंड भी लेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट सर्विस करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आज की डेट में। या फ्यूचर में वो उस तरह से कुछ प्लानिंग करें आगे तो वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट में उसको थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसमें जो कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा वो बहुत है। जैसे अभी पैनलिस्ट ने बोला, एक डेवलपर जिनसे मैं मिला हूं अभी रिसेंटली, काफ़ी बड़ा नाम है वो पूना में, उनका यही प्लान है कि मैं अभी फ्यूचर में सारे प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ही मैं सेल ओपन करूंगा। वो उनका एक्चुअली जीएसटी से रिलेटेड नहीं था, उनका वो रेरा से रिलेटेड था, क्योंकि उनके हिसाब से रेरा में एक बार जब मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ओसी ले आता हूँ, तो मुझे रेरा का इम्पैक्ट नहीं होगा। और उसके बाद क्योंकि वो सेल कंप्लीट होने के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ओसी आने के बाद वो बेचना चाहते हैं, सो दैट आगे कस्टमर क्लाइंट कंप्लेंट भी ना रहे। बिकॉज आज की डेट में अगर वो शुरू में बेच रहे हैं तो व्हाटएवर वो कमिट कर रहे हैं वो उनको देना है। बहुत बड़ा फैक्टर वो 5 साल का जो वर्कमैनशिप वाला क्लॉज है, जिसमें डेवलपर्स को 5 साल तक मेंटेन करना है जो भी उन्होंने बनाया है वो सब, तो उसके चलते हुए उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन वो एक काफ़ी बड़े डेवलपर्स हैं, डेट फ्री कंपनी है और पूना में बहुत बड़ा नाम है, तो वो आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं। पर मुझे लगता है एज ओवरऑल मार्केट को देखें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि डेवलपर्स जो हमने आज तक इंडस्ट्री देखी है, डेवलपर्स की जो कम्युनिटी है, उन्होंने मोस्टली यही किया है कि वो लैंड में मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रेस्ट वो या तो फंडिंग उठाते हैं या फिर जो वो बेचते हैं इनिशियल उसमें प्री सेल्स में जो बेचते थे या वो सेल ओपन करने के बाद जो बेचते थे, उसकी इंस्टॉलमेंट से आगे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा इस तरह का सिनेरियो लाने के लिए। अरविंद जी से भी सलाह लेते, सर थोड़ा फैंसी जरूर लग रहा है, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शायद उस सिनेरियो के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन तो मिल रहा है। विपिन जी, मैं एक्चुअली बात करना चाहता था, अगर आप मुझे बता दें समय कितना बचा है। समय है, आप बिल्कुल बात कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मणि जी ने और असलम जी ने दरअसल एक ही बात के 2 बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स की बात की है, जैसा मैं समझता हूँ रियलिटी ये है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेरा ने इसे क्यों कंट्रोल करने की कोशिश की है, इस पूरे बिल्डिंग बनाने और बेचने की प्रोसेस को। होता आया ये है कि मकान बनाए जाते हैं कस्टमर से क्रमशः पेमेंट लेते हुए जी। तो ये आप कोई कस्टम मेड मकान तो बना के दे नहीं रहे हैं, जैसे मैं सूट सिलवाता हूँ तो भाई मेरा नाप ले लें और मेरे मन के हिसाब से आप मेरे से पैसे लेते जाएं और मेरे मन का बनाते जाएं। ये वैसा नहीं है। ये आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपने तय किया है, डिज़ाइन ऐसा है जिसे अच्छा लगे वो आके खरीद ले, लेकिन वो जब पैसे देता है तब आप बनाते हैं। ये प्रोसेस खत्म होनी ज़रूरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इन्होंने बात की, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फ्रिज मेरे से पैसे लेते हुए नहीं बनाया जाता, बना के रखा जाता है और मैं ले लेता हूँ उसे। तो रियल एस्टेट जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरह बिकता है, मैं उन बंगलोज की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके कस्टम मेड बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज रियल एस्टेट जब बनाया जाता है
तो उसमें आप ये गेम नहीं कर सकते कि तुम पैसे देते जाओ और मैं बनाता जाऊंगा, जब तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं बनाऊंगा। राइट। तो होना ये जरूरी था, जो कि किया गया है, कि प्रोजेक्ट बनाने की, उसकी फाइनेंसेस की, उसकी अप्रूवल्स की सारी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर को उठानी होगी, और उसके बाद जब वो जिम्मेदारी को निभा लेगा तब जाके कस्टमर उससे खरीदेगा। जरूरी ये नहीं है कि जब पूरा बन के तैयार हो जाए तभी आप खरीदें, लेकिन रेगुलेट इस तरह से कर दिया गया है कि आप अगर किसी भी स्टेज पर खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्ट पहले से पता होगा और आपको वही प्रोडक्ट बनाना होगा बनाने वाले को, ना कि वो उसमें बीच बीच में कुछ करते चले जाएं जी, और पेमेंट ना मिले तो रोक दें। पेमेंट ना मिलने पर आप प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते किसी भी हालत में, आपको प्रोजेक्ट तो खत्म करना ही है। तो भले ही कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट ना बने, हालांकि मैं समझता हूं कि काफी हद तक मार्केट उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि फिनिश प्रोडक्ट ना भी बिक रहा हो तो भी प्रोडक्ट वही का वही होगा जो आप फिनिश स्टेज पर खरीदते या बीच में कभी भी आप कमिट करेंगे उस पर। यह बहुत जरूरी है जानना कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कस्टम मेड तरीके से पेमेंट लेकर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो कि लाजमी नहीं है। दूसरी बात ये भी जाननी जरूरी है बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक ऐसा अनूठा सा मार्केट या इंडस्ट्री है जहां पर कि प्रोक्योरर, मैन्युफैक्चरर, सेलर, मार्केटर सारी एक ही एजेंसी होती है। ऐसा शायद किसी इंडस्ट्री में नहीं होता होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी स्टील प्लांट अलग होता है, प्रोक्योरमेंट वाली एजेंसीज अलग होती हैं, बेचने वाली एजेंसीज अलग होती हैं। कार इंडस्ट्री ले लें, कोई भी ले लें, ये एक अनूठी इंडस्ट्री है जहां पर कि एक ही एजेंसी सारा कुछ काम कर रही होती है। इस प्रोसेस को भी अलग अलग करना जरूरी है मार्केट की एफिशिएंसी के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं मूलभूत तौर पर रेरा ने, चाहे अभी रेरा में और सुधार की जरूरत हो, इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को काफी हद तक इस पर चोट करने की कोशिश की है, भले इसको सुधार न लिया हो। इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में अच्छा ही होगा। मणि साहब, एक कैलकुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप टैक्सेस में डील करते हैं, कि इस समय देखिए PMAY जैसी योजना है, उसके अलावा बैंक की रेट्स भी ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास आ गई हैं, सभी बैंक्स ने घटा दिए हैं। तो अगर कोई कैलकुलेशन करे कि इस योजना का भी लाभ उठाए, PMAY का भी लाभ उठा ले, बैंक रेट्स का भी उठा ले, एक छोटा घर 30, 40, 50 लाख तक का ले, और फिर इनकम टैक्स के भी बेनिफिट मिलेंगे, तो ये सब करके, ये सारे कैलकुलेशन जोड़ के आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका बनता है घर खरीदने का? डिपेंड करता है। ओके। मैं ये कहूंगा कि 30 जून तक अगर कोई रेडी प्रॉपर्टी मिल जाए अच्छे प्राइस पे GST आने के पहले, शायद ले लेना चाहिए। और अगर 1 जुलाई के बाद में प्रॉपर्टी किसी को लेनी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, शायद 1 या 1.5 महीने के लिए, ये देखने के लिए कि मार्केट प्राइस करेक्ट होती है कि नहीं होती है। अगले साल से जो बजट आएगी वो बजट में ज़्यादातर इनकम टैक्स के प्रावधान ही चेंज होंगे। ओके। क्योंकि अभी GST आने के बाद में GST के जो चेंजेस हैं उनमें चेंजेस लाने का जो पावर है वो GST काउंसिल को चली गई है। अब उसकी वजह से GST के जो चेंजेस हैं वो शायद ऑनगोइंग रहेंगे और बजट से लिंक नहीं रहेंगे। तो इनकम टैक्स के जो चेंजेस हैं, जो हाउसिंग बेनिफिट के जो डिडक्शन है, शायद वो आ जाएंगे इनकम टैक्स के दायरे में, और GST के जो चेंजेस हैं वो GST काउंसिल से आएंगी। तो टाइमिंग फिक्स करना बहुत मुश्किल है, और वो शायद ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी माइक्रो मार्केट में है। आपने देखा होगा गाड़ियों के केस में अभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स डिस्काउंट दे रहे हैं GST के पहले, तो रियल एस्टेट में शायद डायरेक्ट डिस्काउंटिंग नहीं हो पाती है, वो इनडायरेक्ट डिस्काउंटिंग हो जाती है कि पार्किंग फ्री है या अम्यूनिटीज फ्री है और कुछ फ्री है। तो उसके हिसाब से हर माइक्रो मार्केट में जो बायर है उसको तय करना चाहिए वेदर टाइमिंग के हिसाब से ये सही वक्त है कि कुछ वेट एंड वॉच कर लें। राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा सिनारियो, एक बड़ी पेंटिंग हमने आपको दिखा दी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इकट्ठे काम कर रहे हैं और बहुत विस्तार से लगातार 2 हफ्ते से हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो GST अभी आया है, उसकी कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़े वक्त तक के लिए देखनी होगी। रेरा के इंप्लीकेशन हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ये कहने की स्थिति में तो आ गए हैं कि भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, घर खरीदारों के लिए, निवेशकों के लिए एक बहुत ही नया दौर है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। नई चीजें इसमें आएंगी, किस तरह के प्रोडक्ट आगे
चलते हुए मिलेंगे, उस पर भी बात हुई, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी क्रांति के तौर पे देखा जाएगा। यानी जितना अंधकारमय था या जितना आप थोड़ा अविश्वास वाला ये सेक्टर था, वहाँ से हम थोड़े दूर चल रहे हैं। प्राइजेस के मामले में भी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर अब आपकी जेब या आपके बजट के हिसाब से चीज़ें आने का वक्त आ गया है। तो सब कुछ मिला के कंडीशंस जो हैं वो अब एक घर खरीदार के फेवर में जा रही है। और अगर मोटे तौर पे देखें तो इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस सेक्टर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा संकेत है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में हम आपके लिए और गाइडेंस लेकर आएंगे टाइम टू टाइम, लेकिन मोटे तौर पे आपके लिए एक अच्छा वक्त है। अब आप अपने बजट, अपनी टाइमिंग और तमाम चीज़ों के हिसाब से जो प्रोसेस आप 3-4 साल से सोच रहे थे उस पर आगे बढ़ने के लिए जा सकते हैं। डिसाइड अब भी आप करेंगे कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है और कहाँ पे लेना है। अच्छे डेवलपर के साथ हम जाएं हमेशा, भले ही रेरा है तो भी हम यही सलाह देंगे, लेकिन वक्त ज़रूर है जब अब इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए, भले ही थॉट प्रोसेस के लेवल पर ही करें। फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कीमती सलाह दी है और जो बातें बताई हैं उससे दर्शकों को अपना निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोगों से भी यही निवेदन कि इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर हमें हर हफ्ते देखें, और CNBC आवाज़ पर लगातार आपके लिए खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.